हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये मैथ का दूसरा वीडियो है। आपको हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। पहला वीडियो में आपका 2 मार्क्स का कंप्लीट किए हैं। दूसरा वीडियो है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे जरूर पूछेगा। इसके बाद जो 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, आपका सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में रहता है। तो इसको देखिए, बहुत ही सिंपल है। पहला सवाल क्या कहते हैं, लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको ऐसा तोड़िए जो क्या हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहे। तो सबसे सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का हम बनाते हैं आपका सवाल 140। देखिए 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 0 है 2 से कट जाएगी, 7 दूना 14, फिर 2 से भाग देंगे तो 35। आप 2 से खाएगा? नहीं खाएगा। किससे खाएगा? 5 सत्ते 35। तो ये सारी संख्या क्या है, आपका अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 5 भी है अभाज्य संख्या, 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 140 को किस रूप में लिखे? 2 गुना 2 गुना 5 गुनी 7 लिख दिए इसको। अब देखिए 2 कितना बार आ रहा है आपका? 2 बार आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 गुना 7 कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करने के लिए व्यक्त करने का रहा है। यहाँ पे जो भी संख्या है इसमें क्या करेंगे, छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो उसको तब तक भाग देंगे जब तक वह अभाज्य संख्या के रूप में नहीं आ जाए। तो 2 से भाग दिए। अभाज्य संख्या, सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसको यहाँ पे लिख दिए। जितना बार जो संख्या आता है उसको संख्या 2 बार आ रहा था, 2 का स्क्वायर हो गया, 5 हो गया, इंटू 7 हो गया। यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गई। तो ये आपका हो गया आंसर। दूसरा देख लीजिए, एक और आपको बता देते हैं 156। तो देखिए 156 का हम यदि हल करते हैं, 156 का रफ में कीजिए या साइड में कीजिएगा। 2 से भाग लगेगा सम संख्या यहाँ पे, तो 7 दूना 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से खाएगा सम संख्या यहाँ पे है, 3 दूना 6 और 4 दूनी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। फिर सम संख्या है 7 8 दूनी 34 हो जाएगा। नहीं तो ये, लेकिन ये क्या हो गया? अब अभाज्य संख्या हो गया। अब 2 से भाग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। ये देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत? ओ सॉरी यहाँ देखिए 7 दूना 14, यहाँ देखिए 3 दूना 6, एक बच गया यहाँ पे, सॉरी 9 दूनी क्या हो जाएगी? 18। अब देखिए 2 से नहीं खाएगा, ये भी सम संख्या हो गया। 3 13 39, 13 क्या हो जाता है? 39 हो जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुणनखंड में किसी से मिस हो जाती है। तो ये देखिए इसका गुणनखंड क्या क्या है आपका? 2 गुनी 2 गुनी 3 गुना क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। होगा ना? होगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 कितना बार आया आपका? 2 बार आया। 2 का स्क्वायर 3 गुनी 13 लिखेंगे। यही आपका हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया। आप गुणनफल के रूप में लिख दिए 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। तो ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार बाकी जो सवाल है ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। आप इसको बनाइए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में जरूर इसको कहिएगा कि ये सवाल बना दीजिए, तब आपको हम बना देंगे। तो इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे। क्या कह रहे हैं? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, मतलब 2 संख्या का युग्म है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले क्या कहता है? एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या कहता है? एलसीएम ज्ञात कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये जांच करने के लिए बाद में आपका कह रहा है। सबसे पहले इस संख्या का क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए हल लिखेंगे। 26 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते, ठीक है? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 13 क्या हो जाएगा? 26। अब कटेगा इससे? खाएगा किसी नहीं। ये भी अभाज्य संख्या हो गया, ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अब हम किसी में किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा? 2 13, नहीं 2 गुना 13 लिख सकते हैं ना। अब क्या बचा आपका? 91 बचा है। 91 का भी इसी तरह निकालिएगा आप। किससे खाएगा? खिलाइए जिससे। किससे खाएगा जल्दी बताइए। तो 13 सत्ते 91 या 17 क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। और किसी से खाएगा? ये दोनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। नहीं 13 सत्ते 91। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7 गुनी 13 लिख सकते हैं। और कोई है? चलिए अब आपको क्या कह रहा था? ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो इसलिए क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ बराबर देखिए बाबू, तो दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। इन दोनों में देखेंगे कौन कौन संख्या दोनों में आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या?
13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, नहीं दोनों 13 संख्या इसमें आ रही है। मान लीजिए और भी कोई संख्या इसमें आता है तो उन दोनों को भी यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ सिर्फ 13 आ रहा था तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 13। तो 13 ही ऐसी संख्या दोनों में भाग लग, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, इसका एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। ये है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा था ये एलसीएम निकालने के लिए। अब क्या निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले देखिए जिसमें जो कॉमन आया है दोनों में उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं भी आया उसको भी क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखिए 2 नहीं आया तो उसको भी लिख दिए, 7 नहीं है तो उसको भी क्या किया लिख दिए। आप गुना कीजिए, 7 दूना 14, 14 में 13 से गुना करेंगे, 14 42 के 2 हासिल 4 और 14 4 18, 182 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो ये जो पहले कह रहा था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इस तरह क्या किया हम एचसीएफ और क्या किया एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। लेकिन ये अब क्या कह रहा है कि जांच करने के लिए कह रहा है। जांच अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे जांच। जांच में देखिए क्या करें, दो संख्या का गुणनफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये आप छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे, ये फॉर्मूला टाइप का भी है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब है इन दोनों संख्या जो दिया हुआ था 26 और 91 इनका गुना करेंगे, और जो एचसीएफ आया था जो एलसीएम आया था इनका गुना करेंगे। दोनों का गुना यदि बराबर हो जाएगा तो ये मेरा जो बनाया हुआ प्रोसेस है ये क्या है सही है। यदि दोनों बराबर नहीं आएगा तो कहीं इसमें मेरे क्या है, ये कहीं फॉल्ट है या कहीं गलत है इसमें, तो मेरा वो बराबर नहीं आएगा। तो जांच करके देख लेते हैं कि हम यह जो बनाया है जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने ये सही है या गलत है। तो दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है गुना होता है। कौन दो संख्या, एक 26 है दूसरा क्या है 91 है। तो 26 गुणनफल मतलब गुना करेंगे 91 से। इधर क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है आपका 13 है, 13 गुनी एलसीएम कितना है 182 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले इधर से गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26 के 6, तो हासिल कितना बचा 2। अब 13 अच्छा लोतर से 4 4 2 6 हो जाएगा, 10 13 10 क्या हो जाएगा 23 होगा। 23 66 इसका आया, इसको भी आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 23 66 हो जाएगी। तो आप देखिए ना कि दोनों का मान क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, इसलिए हमारा जो निकाला गया हमारे द्वारा निकाला गया एचसीएफ और एलसीएम है ये भी क्या है आपका सही है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका से पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जांच करेंगे दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। यदि दोनों का मान बराबर नहीं होगा तो आपका ये आंसर गलत है। ठीक है, तो इस तरह हम जांच करके दिखा दिए कि दोनों का मान क्या है यहाँ पे बराबर है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को भी बना सकते हैं इसी तरह से। हम जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस के द्वारा निश्चित है आपसे बन ही जाएगी वो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। वो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, एचसीएम और एलसीएम ज्ञात लिए थे, बशर्ते वहां पे यही था वहां पे दो संख्या दिया गया था, यहाँ पे कितना संख्या दिया है 3 संख्या दिया है। इन तीनों को क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखिए बारी बारी से सबसे पहले हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा 12 का इस लिख लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ये सब क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। अब देखिए 15 का भी निकालेंगे इसी प्रकार, अभाज्य गुणनखंड 3 पच्चे 15, 15 का इस तरह निकाल सकते हैं आप, 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगी ना। तो ये भी क्या अभाज्य संख्या है ना ये। तो यहाँ क्या हो गया 3 गुनी क्या हो गया 5 हो गया। अब क्या है 21 है, 21 का निकालिए, 3 सत्ते क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इनका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ, अब इसको थोड़ा सजा देते हैं ठीक है। तो 5 गुना यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुना 3 लिख देंगे, 7 गुना भी 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 7 या 7 गुना 3 भी लिख सकते हैं ना, इसलिए किए ताकि हमको यहाँ पे स्केच करने में भी आराम हो जाएगा, तो आपको समझाने में भी हमको सरल हो जाएगी। देखिए यहाँ एचसीएफ मतलब क्या होता है तीनों संख्या में जो कॉमन आता है, मतलब तीनों संख्या में जो संख्या तीनों में आ जाए वो उसका क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। देखिए 3 21 में भी 3 आ रहा है, 15 में भी 3 आ रहा है, 12 में भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा ना। तो ये 3 संख्या आ रहा है तो एचसीएफ यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो संख्या तीनों में नजर आ जाएगी वो क्या होगा इसका एचसीएफ। सिर्फ 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रहा था, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया
3 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो कॉमन आया है उसी संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद जो जो संख्या यहाँ पे नहीं आया है उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 2 भी नहीं आया है और 2 भी नहीं आया है। उसके बाद क्या नहीं आया है, 5 नहीं है। उसके बाद क्या नहीं आया, 7 नहीं आया है। बताइए आप लोग कि इनको गुना करके बताइए कितना आपका आ रहा है। तो ऐसे गुना की 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 7 छाक 42। तो कितना आ गया, 420 आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। बहुत ही सिंपल है। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या आ रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम पहले जो कॉमन आया है, जो संख्या आया है उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो नहीं भी आया है सारी संख्या यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद गुना करके जो आएगा उसका वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगी। तीसरा बहुत सिंपल तरीका से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए हैं कि आप लोग भी अभ्यास कीजिएगा, नहीं चीज समझ में आपको आ जाएगी। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आपका क्वेश्चन बताते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट आप। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी गया है। क्या करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 306 × 657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। कहता है आप ज्ञात कीजिए एलसीएम ऑफ 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ आपको दिया है 9, तो आपको ज्ञात करना क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका 2 संख्या दिया है 306, दूसरा क्या दिया है 657 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे तो आपको एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपको कितना दिया है, 9 दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके पहले जो आपको क्वेश्चन हम बताए हैं 2 संख्याएं दिया था कि एक आपका फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुनी क्या होती है, एलसीएम होती है। एचसीएफ गुनी क्या होती है, एलसीएम होती है। अब देखिए 2 संख्या क्या दिया है, 306 दिया है, दूसरा क्या दिया है 657। तो गुणनफल मतलब गुना होता है ना, 2 संख्या का गुणनफल 306 × 657 बराबर क्या दिया है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। अब एलसीएम आपको निकालनी है। अब देखिए इसके साथ ये गुना है, इसको इधर यदि भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एलसीएम निकालेंगे तो गुना है तो इसमें क्या भागा लग जाएगी, 306 × 600 क्या हो जाएगा, 57 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 9। अब देखिए अब यहाँ से कटाइए, 9 से 9 तिया 27, कितना बचा, 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 34 गुना 657 करेंगे तो अब क्या बचा, 34 गुना 657। देखिए 9 से कटाई कितना बार आया, 34 बार में 657। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको गुना कीजिएगा आप, कितना आएगा 22,338 आएगा। नहीं, गुना करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको गुना करके देखिए कि कितना आएगा, 22,338 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, बस सवाल को समझिए। एचसीएफ ऑफ 306 × 657 बराबर कितना दिया था, 9 दिया था। मतलब एचसीएफ आपको दिया था 9, तो ये कह रहा था एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो 2 आपके एक फॉर्मूला जो आपने अगले मतलब क्वेश्चन में बताए थे, 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या बताए थे, एचसीएफ गुना एलसीएम, जांच में बताए थे ना। तो बस वही 2 संख्या का गुना कर दिए, एचसीएफ दिया था, इससे क्या किया, एलसीएम ज्ञात कर लिए, गुना था तो यहाँ क्या होगा, बटी हो जाएगा। फिर इसको भाग देंगे, जितना बार कटे कटा देंगे, उसको वही दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22,338। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका अभ्यास कीजिएगा, निश्चित ही समझ में आपको आ जाएगी। तो इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब n का ऐसा कोई मान है तो क्या होगा, 0 पे समाप्त हो सकती है। इसको जांचते हैं, इसको जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले मान लेते हैं, माना कि a बराबर 6 पावर n। इसको बिल्कुल ही अलग तरह से आपको बताएंगे। माना कि a बराबर क्या है, 6 पावर n, जहां n बराबर क्या है, नेचुरल नंबर कहा ही रहा है ना। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n जो है एक प्राकृत संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका प्राकृत संख्या हो गया, जहां n बराबर ये आपका संख्या है। ठीक है, तो
आपको इसका मान यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे इसका मान 0 पे समाप्त होता है या नहीं होता है। सबसे पहले माना कि a बराबर 6 पावर n, जहाँ n बराबर क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बारी बारी इसका मान यहाँ पे रखेंगे। तो क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 1 रखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 पावर 1 हो जाएगा। 6 पावर 1 बराबर क्या होगा, 6 हो गया। तो n बराबर क्या रखेंगे, दोबारा 2 रखने पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 2 रखेंगे, इस पर रखेंगे ना। तो a बराबर क्या होगा, 6 पावर क्या हो गया, 2, 6 से 2 कितना हो गया, 36 हो गया। तो n बराबर फिर लिखेंगे 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 पावर q क्या होगा, 216 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए 6 पावर q, ठीक है, 216। इस तरह हम देख रहे हैं क्या, 1 मान रखे, 2 मान रखे, 3 मान रखे, 4 रखे, 5 रखे, लेकिन कभी भी यह जो n का मान जो 6 पावर 0 पे कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। आप कितना मान रख लीजिए प्राकृतिक संख्या के, लेकिन कभी भी इसका मान 0 होने वाला नहीं है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए बहुत सिंपल बता दिया आपको कि यहाँ कार्य जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या मतलब किसी भी गिनती संख्या के लिए 6 पावर n अंक जो है वह 0 पे समाप्त हो सकती है, ये आपको दर्शाना है, दिखाना है। तो हम क्या कि मान लिए, माना कि a बराबर क्या है, 6 पावर n है। क्या माने, माना कि a बराबर 6 पावर n है, जहां n जो है क्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या है। अब इसका मान हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस पे क्या करेंगे, रखेंगे। यदि इसका मान 0 पे समाप्त हो जाएगी तो लिख देंगे यह समाप्त हो सकती है। लेकिन देखिए 1 मान रखे 6 आ गया, 2 रखे तो 36 आ गया, 3 रखे 216 हो गया। इसी प्रकार 4 रखेंगे कुछ और आ जाएगा, 5 रखेंगे कुछ और आ जाएगा, लेकिन 0 पे कभी समाप्त होगा नहीं होगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर n अंक 0 समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये आपका सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक दो बार इसका अभ्यास कीजिएगा तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आपको नेक्स्ट सवाल एक बता देते हैं। अब दूसरा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या है कि व्याख्या कीजिए, मतलब बताइए कि 7 गुनी 13 गुनी 13 जोड़ 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब यह भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे जवाब देना है, इसको व्याख्या करके बताना है कि भाज्य संख्या आखिर क्यों है। सबसे पहले देखिए 2 संख्या आपको दिया है ना, एक है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, दूसरा गया है 7 6 5 4 3 2 1 और 5 दिया है। 2 संख्या दिया, इनको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हल लिखेंगे सबसे पहले। तो मान लेते हैं, माना कि a बराबर इसको मान लेंगे क्या है, 7 गुनी 11 गुनी 13 जोड़ 13। अब देखिए इसको मान लिए, आप देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, जब 2 ये यहाँ भी 13 है, यहाँ भी क्या है 13 है, जब 2 13 13 आ जाता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी क्या है आपका 13, तो 13 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बाकी है 7 गुनी 11, अब 13 को बाहर निकाल लिए तो क्या 1 लिए प्लस क्या लिए 1। अब देखो कॉमन लेने से तात्पर्य है कि इसको गुना करके देखिए पुनः यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कॉमन किसी भी संख्या से कॉमन लेते हैं तो यदि आपको कन्फ्यूजन होती है तो उन संख्या से पुनः गुना करके देखिए, पुनः यह आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये 13 क्या किए, दोनों पदों से क्या किया, 13 कॉमन ले लिए तो इसके जगह 1 हो गया, इसके जगह भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें आप गुना कीजिएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगी और यहाँ भी 13 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब 13 अब गुना कीजिए, अगर 77 और 1 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगी। अब देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं 13 कौन सी संख्या है, 13 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, 78 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे भी देखिए कोई भी भाज्य अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होती है वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। मान लीजिए 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य और भाज्य संख्या का जो गुणनफल होती है वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। कोई भी भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल कीजिएगा ना, कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, बोलिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो 5 ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगने वाला इसमें नहीं है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या क्या, 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी हुआ अभाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी क्या हुआ, भाज्य संख्या है। 4 में 2 से भी भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा और स्वयं से लगेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगने वाला नहीं है। तो 5 ये क्या है, अभाज्य संख्या। और क्या है, 9 क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों 3 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और खुद से लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल करेंगे, 9 पचे क्या हो जाएगी, 45 से क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो उसी प्रकार इसको आप देखिए कि अभाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि ए क्या है, अभाज्य और अभाज्य और भाज्य संख्याओं का, भाज्य और अभाज्य संख्या का क्या है, गुणनफल है। भाज्य और भाज्य संख्या का क्या है, गुणनफल है। नहीं तो ए अभाज्य और भाज्य संख्या क्या है, गुणनफल है, इसलिए ए एक भाज्य, ए क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखिए कोई कहे क्यों भाज्य संख्या, तो उसको बता देंगे कि अभाज्य संख्या ये क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य और भाज्य संख्या गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया हम ए अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल है, और अभाज्य और भाज्य संख्या गुणनफल क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। इसलिए ए क्या है, भाज्य संख्या है। तो एक आपको हम बता दिए, दिखा दिए कि ये आपका भाज्य संख्या है। ठीक है। तो और भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, ए अभाज्य और भाज्य संख्या गुणनफल है, चूंकि अभाज्य और भाज्य संख्या का, इसको फिर से थोड़ा सा बढ़ा दिए, चूंकि अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, इसलिए ए एक भाज्य संख्या क्या है। ठीक है। देखिए इतना बड़ा लिखिए, आपको नहीं लगना चाहिए इतना बड़ा क्यों लिखे, बस इसी चीज को यहाँ पे हम क्या किए, लिख दिए कि भाज्य और भाज्य संख्या, ये जो है अभाज्य और भाज्य संख्या गुणनफल है, और चूंकि अभाज्य और भाज्य संख्या गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है। एक को हम आपको दिखा दिए भाज्य संख्या क्यों है, अब दूसरा हम दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे भाज्य संख्या क्यों है। तो तथा क्या मानेंगे, और ले लेते हैं, और b बराबर क्या लेंगे, b बराबर 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ क्या है, 5। ठीक है। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी क्या है, 5 है। तो 5 5 जहाँ दो चीज़ दोनों मिल जाती है तो उसको क्या करते हैं, कोमा ले लेते हैं। तो 5 को यहाँ क्या करेंगे, कोमा ले लेंगे। तो 7 गुना 6 गुना 1 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए 5 अभाज्य संख्या, इसको गुना कीजिएगा तो 1000 शायद 8 होता है, +1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1009 हो जाएगी। आप लोग गुना करके चेक करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल भी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। देखिए कोई भी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या लीजिए, मान लीजिए हम 5 लिए और 7 लिए, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 7 5 35, 35 क्या है, भाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ 5 भी अभाज्य संख्या है और 1009 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, नहीं, चूंकि वही लिखेंगे, चूंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होती है, अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होती है, इसलिए b एक क्या है, भाज्य
संख्या है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन चीज़ को समझिए, जो बताना चाहते हैं आप उस चीज़ को समझिए। तो ये कह ही रहा था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो उस क्यों का जवाब हम दे रहे हैं। तो दो यहाँ भी 13 नजर, यहाँ भी 13, इसलिए यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिए। अब एक अभाज्य है, एक भाज्य है। अभाज्य और भाज्य संख्या गुणनफल क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। दूसरा बी को देखिए, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, दोनों में 5 5 था, इसलिए दोनों में क्या